शिट, ये होती चूतिया बनती हैं। क्या होता है उससे? कोचिंग में कैसे होता है सब कॉलेज ना? Everyone close your video and audio. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, both clear? वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपना पहला सेशन। ओके, तो जैसा मैंने आपको वेबिनार के दौरान कहा था, हमारा जो पहला सेशन होगा वो होगा हाउ टू माइग्रेट फ्रॉम टर्बो टू कोड ब्लॉक्स। क्योंकि आज से लेकर टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स
हम जो भी एप्लीकेशंस बनाएंगे, जो भी कोड डिजाइन करेंगे, वो सारा का सारा कोड हम लोग करेंगे ऑन दी कोड ब्लॉक्स आईडी। क्योंकि हम लोग कोड ब्लॉक्स आईडी पे ही काम करेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम कुछ जरूरी बातें सीखें जो टर्बो से कोड ब्लॉक्स पे शिफ्ट होने के लिए हमको चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आज का एजेंडा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। आज हम बात करेंगे कोड ब्लॉक्स क्या है। ओके, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन कोड ब्लॉक को लेकर लोगों के दिमाग में है। कोई सोचता है कंपाइलर है, कोई सोचता है प्लेटफॉर्म है। पता चलेगा आज आपको कोड ब्लॉक्स क्या है, टर्बो क्यों नहीं यूज करना चाहिए, आज 2020 में टर्बो में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों से आउटडेटेड आईडी माना जाता है। जब आप टर्बो से कोड ब्लॉक्स पे शिफ्ट होते हैं तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है, कोड ब्लॉक्स को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कैसे कोड ब्लॉक्स को यूज करना है, कोड ब्लॉक्स में एक बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, और फिर दो बहुत जरूरी बातें, अपनी खुद की हेडर फाइल्स कैसे बनाते हैं और कोड ब्लॉक्स में conio.h कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। क्या हमें जरूरत पड़ेगी conio.h की हमारे प्रोजेक्ट में? अगर आपने वेबिनार अटेंड करा होगा तो आपने नोटिस करा होगा वहां पे कलर्ड आउटपुट्स हम ला रहे थे, राइट? फॉन्ट का कलर हम चेंज कर रहे थे, फॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर रहे थे। जब ये सब हम करेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी conio.h की। तो conio.h बाय डिफॉल्ट कोड ब्लॉक्स के अंदर सपोर्टेड नहीं होती है, हमें उसे एक्सटर्नली डाउनलोड करके कोड ब्लॉक्स में करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कवर अप। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन, कोड ब्लॉक्स अपने आप में क्या है? आप सबको पता होगा कोड ब्लॉक्स एक फ्री ओपन सोर्स आईडीई है जो प्राइमरीली यूज होता है सीसी प्लस प्लस के लिए, लेकिन सीसी प्लस प्लस के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको ये आईडी सपोर्ट करता है। आप कोड ब्लॉक्स के अंदर फोर्ट्रान की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप कोड ब्लॉक्स के अंदर डी नाम की लैंग्वेज की कोडिंग कर सकते हैं, इवन आप कोड ब्लॉक्स में जावा की कोडिंग भी कर सकते हैं। वो जावा भी सपोर्ट करता है, बस आपको जावा का कंपाइलर कोड ब्लॉक्स में करना पड़ता है कॉन्फ़िगर। सबकी कोडिंग आप कर सकते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर, ये ढेर सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लेकिन प्राइमरीली ये सपोर्ट करता है सीसी प्लस प्लस को। जावा को प्राइमरीली सपोर्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि जावा, जो जानते होंगे, आपको पता होगा जावा में बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो आपको कोड ब्लॉक्स के अंदर नहीं मिलते हैं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप जो आपको नेटबीन्स देता है जीयूआई के लिए, वो चीजें अनफॉर्चुनेटली कोड ब्लॉक्स नहीं दे पाता। इसलिए इन जावा डेवलपर्स ये इतना पॉपुलर नहीं है, बट इट्स वेरी पॉपुलर आईडी व्हेन इट कम्स टू सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। तो हम दोनों ही लैंग्वेजेस का जो प्रोजेक्ट है वो इसी आईडी पे कंडक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी एडवांस चीजें जो इस आईडी पे आपको मिलेंगी एज कंपेयर टू टर्बो आईडी। ये तो हुई कोड ब्लॉक्स के बारे में। अब अगर कोड ब्लॉक्स आईडी है तो इसमें कंपाइलर कौन सा है? तो पहले तो बताइए, आईडी और कंपाइलर दोनों में डिफरेंस होता है? हाँ ध्रुव, जावा के लिए नेटबीन्स है, जावा के लिए एक्लिप्स है, जावा के लिए इंटेलिजे आइडिया है। तो मैं पूछ रहा था आईडी और कंपाइलर में डिफरेंस है? यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंपाइलर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेटर होता है आपके सोर्स कोड का इनटू द स्पेसिफिक मशीन कोड। आईडी आपको पूरा एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप कोड लिख भी सकते हैं, वहीं कोड कंपाइल रन कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। लॉट मेनी थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द आईडी। तो कोड ब्लॉक्स आईडीई है, कोड ब्लॉक्स कंपाइलर नहीं है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, तो फिर कोड ब्लॉक्स में कंपाइलर कैसे ऐड होता है? तो कोड ब्लॉक्स जब आप डाउनलोड करते हैं तो कोड ब्लॉक्स आपको ऑप्शन देता है कि आप उसके साथ कंपाइलर डाउनलोड करना चाहते हैं या कंपाइलर आपको अलग से डाउनलोड करना है। मैं आपको विद MIG-W कंपाइलर कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करना बताऊंगा। आपसे मैंने कहा भी था कि आप जब भी कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करेंगे विद MIG-W करेंगे। अब ये MIG-W कौन है? ये MIG-W जो आपको अलग से हाईलाइटेड दिख रहा है कंपाइलर्स की लिस्ट में, ये GCC का स्ट्रिप डाउन वर्जन है फॉर विंडोज। ये जो MIG-W आप देख रहे हैं ये GCC का स्ट्रिप डाउन वर्जन है फॉर विंडोज। MIG-W का फुल फॉर्म क्या होता है? MIG-W का फुल फॉर्म होता है मिनिमलिस्टिक G फॉर GCC फॉर विंडोज। आपको याद होगा, आप जानते होंगे सी प्रोग्रामिंग में GCC प्राइमरीली लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए लिखा गया है। जानते हैं? GCC प्राइमरीली लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए लिखा गया है। अगर आपको GCC विंडोज पे चलाना है तो GCC विंडोज पे नहीं चलता है। GCC का जैसा एक और कंपाइलर है वो GCC ही है, बट वो खास तौर पे विंडोज को टारगेट करके बनाया गया है और उस कंपाइलर का नाम है MIG-W। तो जब आप कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको MIG-W के साथ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है सर MIG-W यूज ना करना हो
तो आप कोई भी कंपाइलर कोड ब्लॉक्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप सीलैंग का कंपाइलर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर आप जानते हो तो सीलैंग भी एक कंपाइलर है। आप एक्स कोड में आने वाला एलएलवीएम कंपाइलर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर आपको वो डाउनलोड करने को मिल जाए। आप इंटेल का कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कंपाइलर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको कंपाइलर अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक? अदनान का कहना है जीसीसी क्या है? अदनान, जीसीसी एक और कंपाइलर है जो C++ के लिए डिजाइन करा गया है और काफी पॉपुलर कंपाइलर है। जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? जीसीसी का फुल फॉर्म है जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन। जीएनयू क्या है? जीएनयू एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स लाइसेंस देती है, जिस पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो जीसीसी का फुल फॉर्म है जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन, उसी को आप शॉर्ट में बोलते हैं जीसीसी। और आप इस जीसीसी कंपाइलर के जरिए C++ के एडवांस फीचर्स को यूज कर पाते हैं। जैसे अगर आप जानते हो तो C++ में बिल्कुल जावा की तरह, जावा में आपने सुना होगा कलेक्शन नाम का टॉपिक होता है जो जावा की बैकबोन है, बिल्कुल वैसे C++ में आपको STL मिलता है, जो C++ का आंसर है जावा के कलेक्शंस का। तो अगर आप C++ को सीरियसली एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको C++ में STL पढ़ना चाहिए, जो हम अपने प्रोजेक्ट बैच में करेंगे। जब हमारा C++ का प्रोजेक्ट बैच आएगा तो हम इस STL को कवर करेंगे। ये STL का जो फीचर आप देखते हैं, ये फीचर आपको देने का काम टर्बो नहीं करता, ये फीचर देने का काम आपको करता है जीसीसी। तो जीसीसी बहुत एडवांस लेवल कंपाइलर है और इसी जीसीसी का स्ट्रिप डाउन वर्जन है जिसका नाम होता है मिंगडब्ल्यू। तो मिंगडब्ल्यू लिनक्स पे चलेगा? जवाब दें, मिंगडब्ल्यू लिनक्स पे चलेगा? नहीं, लिनक्स वालों को तो जीसीसी ही यूज करना पड़ेगा। हम विंडोज यूजर्स को जीसीसी की जगह पर यूज करना पड़ेगा मिंगडब्ल्यू। एंड थैंकफुली हमें मिंगडब्ल्यू अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हमें मिंगडब्ल्यू ऑटोमेटिकली एम्बेड होकर मिलता है। किसके अंदर? कोड ब्लॉक्स के डाउनलोड के अंदर। जबकि आप याद करिए, अगर आप वीएस कोड आईडी यूज करते हैं, सुना है आपने इस आईडी के बारे में, विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आप इस आईडी को यूज करते हैं तो आपको इसमें मिंगडब्ल्यू अलग से डाउनलोड करके करना पड़ता है कॉन्फ़िगर। वीएस कोड आपको मिंगडब्ल्यू नहीं देता, लेकिन कोड ब्लॉक्स आपको मिंगडब्ल्यू का सप्लाई अपने साथ करता है। आ रही है बात समझ में? हाँ, मिंगडब्ल्यू पे वीएस कोड भी रन करेगा। मिंगडब्ल्यू कंपाइलर है, मिंगडब्ल्यू कंपाइलर का नाम है। इवन अगर आप डेव C++ यूज करते हैं, डेव C++ भी एक आईडी है, सुना है आप लोगों ने? डेव C++ में भी आप लोग यूज कर सकते हैं मिंगडब्ल्यू, है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको इंटरव्यू में बहुत काम आती हैं। जब इंटरव्यूअर पूछेगा कंपाइलर कौन सा यूज करा है, तो कभी गलती से मत बोल के आ जाना कि कोड ब्लॉक्स यूज करा है। आपने कंपाइलर कोड ब्लॉक्स नहीं लिया है, आपका कंपाइलर मिंगडब्ल्यू है। आपका आईडीई कोड ब्लॉक्स है, आपका कंपाइलर मिंगडब्ल्यू है। राइट? मिंगडब्ल्यू के अलावा और कौन कौन से कंपाइलर्स हैं कोड ब्लॉक सपोर्ट करता है? तो ये लिस्ट आपके सामने है। कोड ब्लॉक्स डिजिटल मार्क्स नाम का कंपाइलर सपोर्ट करता है। कोड ब्लॉक्स माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ भी सपोर्ट करता है। बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जो कोड ब्लॉक्स में आपको मिलते हैं। हाँ, पहले से कौन इंस्टॉल्ड है? मिंगडब्ल्यू है, आप उसे बदल सकते हैं ना। कोड ब्लॉक्स आपको कंपाइलर चेंज करने का ऑप्शन देता है ना। समझ आया? कोड ब्लॉक्स आपको कंपाइलर चेंज करने का ऑप्शन देता है। आप जो कंपाइलर चाहें उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम लोग क्या यूज करेंगे? हम जीएनयू है, जीएनयू कोड ब्लॉक्स आईडी मल्टीपल कंपनीज ने मिलकर बनाया है। देयर इज नो सिंगल कंपनी जो आपको कोड ब्लॉक्स बना के देती है। ओपन सोर्स है, मल्टीपल कंपनीज का कंट्रीब्यूशन है, उनकी तरफ से आपको ये कोड ब्लॉक्स मिलता है। चले आगे। ठीक है, एनवायरमेंट और प्लेटफॉर्म डिफरेंट होते हैं क्या? एनवायरमेंट प्लेटफॉर्म एक ही चीज है, जहां आपका प्रोग्राम रन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म, उसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंट। अगर आपके पास मिंगडब्ल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड बॉक्स डाउनलोड करके उसको कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा। मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है कॉन्फ़िगर। आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने C++ भी करी है तो जो हम यहां पढ़ने वाले हैं वो सब नए टॉपिक्स हैं, सीखे। ठीक है, आगे बढ़ूं? फर्क समझ में आ गया कंपाइलर और आईडी के बीच का? चला प्रोसीड। चलिए, अब ये जीएनयू के बारे में बातें। अगर आप जानना चाहते हैं जीएनयू या जीसीसी का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो जो जीसीसी का लेटेस्ट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है वो जीसीसी 9.2 है। ये भी याद रखिएगा, ये जीसीसी सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। इसी का C++ वाले कंपाइलर का नाम क्या है? इसके C++ कंपाइलर का नाम है G++। जीसीसी वालों का C++ जो कंपाइलर है उसका नाम है G++।
तो ये जो जीसीसी है ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 9.2 है इस समय मार्केट में। और कब लॉन्च हुआ है? लॉन्च हुआ है 23 जुलाई 2020 को। इसी 9.2 का आपको मिलेगा स्ट्रिप डाउन वर्जन जिसका नाम है मिंग डब्ल्यू। समझ आया? इसी 9.2 का आपको मिलेगा स्ट्रिप डाउन वर्जन जिसका नाम है मिंग डब्ल्यू। ठीक है, जैसा मैंने कहा मिंग डब्ल्यू का फुल फॉर्म मिनिमलिस्टिक जीएनयू या जीसीसी फॉर विंडोज है। जीसीसी विंडोज पे डायरेक्ट नहीं चलता, उसी की जगह तो मिंग डब्ल्यू है। क्लियर? सही समझ आया आपको? जीसीसी का ही विंडोज वर्जन मिंग डब्ल्यू है। चलूं आगे, लास्ट लाइन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। इट इज जीसीसी कंपाइलर फॉर विंडोज प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो आप जिस कंपाइलर को यूज करेंगे उसका नाम है मिंग डब्ल्यू। ठीक, चलें आगे। डन, गुड। ये तो हुई कहानी मिंग डब्ल्यू और जीसीसी के रिलेशनशिप के बारे में। अब बात करते हैं टर्बो में क्या प्रॉब्लम है। इतना कुछ टर्बो पे हमने करा, आज हमने टर्बो को पीछे क्यों छोड़ दिया? क्यों हम जंप मार गए नए आईडी और नए कंपाइलर पे? तो टर्बो आपको याद होगा 1992 का कंपाइलर है। बनाने वाली कंपनी आप सबको पता होगा, द नेम ऑफ द कंपनी इज बोरलैंड। बोरलैंड ने इस कंपाइलर को बनाया है और ये कंपाइलर आज से 28-30 साल पुराना कंपाइलर है। ये उस जमाने का कंपाइलर है जब 16 बिट के प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे। आप समझते हैं 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट क्या मतलब है इसका? नहीं समझते हैं। 16 बिट कंपाइलर का मतलब है जो टर्बो कंपाइलर है वो मैक्सिमम एड्रेस जो अपनी तरफ से फेच कर सकता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी में वो 2⁻16 होता है। आई रिपीट, टर्बो कंपाइलर जो मैक्सिमम एड्रेस फेच कर सकता है आपकी कंप्यूटर की रैम में वो 2⁻16 होता है, मतलब 16 बिट का एड्रेस होता है। इसलिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, आपने सुना होगा टर्बो कंपाइलर में पॉइंटर 2 बाइट के होते हैं। जल्दी बोलिए, टर्बो कंपाइलर में पॉइंटर 2 बाइट के होते हैं ना? इसलिए होते हैं क्योंकि टर्बो 16 बिट का कंपाइलर है। अब आप मुझे बताइए 1990 से लेकर 2020 तक हार्डवेयर चेंज हुआ है? जल्दी बोलिए, रैम की साइज बढ़ी है? 1990 में 8 जीबी की रैम होना सपने जैसा था। लोगों के पास मुश्किल से 2 जीबी की रैम हुआ करती थी। लेकिन आज नोटिस करिए 8 जीबी 16 जीबी रैम होना बहुत मामूली सी बात है। किसी भी थोड़ा सा हाई एंड कंप्यूटर आप देखेंगे उस पर आपको ये रैम मिल जाएगी। तो अगर आपके पास इतनी रैम अवेलेबल है तो क्या टर्बो कंपाइलर इस रैम को यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि टर्बो कंपाइलर 2⁻16 से आगे का एड्रेस एक्सेस ही नहीं कर पाता। अगर आप 2⁻16 को सॉल्व करें तो कितना आता है? आता है 65,536। ये बेचारा इससे आगे जा ही नहीं पाता। इसलिए आपने देखा होगा सी लैंग्वेज के अंदर आपने पढ़ा कंपाइलर में टर्बो कंपाइलर अगर यूज हो रहा है तो पॉइंटर होते हैं हमारे 2 बाइट के। समझ आई बात? ठीक है, इसलिए टर्बो एक आउटडेटेड कंपाइलर है। टर्बो बेसिक्स पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं जानते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, पहली बार हेलो लिखना सीख रहे हैं कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आप टर्बो से शुरू करिए। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो टर्बो प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको नए कंपाइलर्स चाहिए, नए फीचर्स के साथ चाहिए, जो हमको देता है आईडी, कोड ब्लॉक्स आईडी, और कंपाइलर हमारा होगा मिंग डब्ल्यू। अब टर्बो में प्रॉब्लम क्या क्या है? मैंने आपको पहली प्रॉब्लम बताई, टर्बो आउटडेटेड कंपाइलर है। वो 16 बिट के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जबकि आज मार्केट के अंदर 32 बिट, 64 बिट, और अगर आपको पता तो माइक्रोसॉफ्ट 128 बिट का प्लेटफॉर्म ला रहा है। चेक करिए आप टेक न्यूज, माइक्रोसॉफ्ट आने वाले 2 साल में 128 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च करेगा। तो आप सोचिए आपके सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम करने का तरीका उस प्लेटफॉर्म पे चेंज हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में 128 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में आने वाले हैं, जबकि आपका कंपाइलर 16 बिट का होगा। टर्बो बिल्कुल मैच ही नहीं होगा 16 बिट और 128 बिट का गैप। इसलिए बेटर है आप मॉडर्न कंपाइलर्स यूज करें, और मॉडर्न कंपाइलर्स में जैसे मैंने बार बार कहा हम यूज करेंगे मिंग डब्ल्यू, बिकॉज वी आर रनिंग आवर एप्लीकेशन ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। नंबर 2, आपको कोड ब्लॉक्स, सॉरी, आपको टर्बो के अंदर कभी हेल्प मिलती है? आप प्रोग्राम लिखते हैं तो टर्बो आपको सजेशंस देता है? नहीं देता है। आप प्रिंटफ लिखते हैं तो टर्बो आपको प्रिंटफ का सिंटेक्स बताता है? नहीं बताता है। आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो टर्बो आपको उसकी प्रोटोटाइप दिखाता है? नहीं दिखाता। ये तमाम फीचर्स आपको नए आईडी के अंदर मिलते हैं, लाइक कोड ब्लॉक्स। तो जब आप कोड ब्लॉक्स यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑटो कंप्लीट मिलेगा। ऑटो कंप्लीट समझ रहे हैं?
ऑटो कंप्लीट का मतलब आप फंक्शन के इनिशियल लेटर्स लिखेंगे और कोड ब्लॉक्स आपको उसका पूरा प्रोटोटाइप दिखा देगा। और सोचिए अगर आपको फंक्शन की प्रोटोटाइप दिख जाए तो आपके लिए उसको कॉल करना आसान होगा। आपको उसके आर्गुमेंट दिख जाएंगे, वो आर्गुमेंट आपके लिए क्लियरली इंडिकेशन होंगे कि फंक्शन कितने पैरामीटर ले रहा है, उसकी टाइप क्या है, ये सब कुछ आपको यहां पर पता लगेगा जब आप यूज करेंगे जीसीसी या कोड ब्लॉक्स। जीसीसी नहीं, ये आईडी का फीचर है और वो आईडी हमारे लिए है कोड ब्लॉक्स। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? राइट, दैट इज द रीजन कि हम लोग टर्बो यूज नहीं कर रहे हैं। यस, टर्बो इज वेरी बैड फॉर सीरियस डेवलपमेंट। इट इज वेरी गुड फॉर लर्निंग द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज, बट इट इज वेरी बैड फॉर सीरियस डेवलपमेंट। चलें आगे। अमन, उसका कारण ये है कंप्यूटर्स 2 की पावर पे काम करते हैं। वो कभी मैं आपको आराम से फुर्सत में समझाऊंगा। कंप्यूटर्स हमेशा 2 की पावर्स पे काम करते हैं, इसलिए आपने इस चीज को नोटिस करा होगा। नॉर्मली हम लोग 1 किलो को 1000 मानते हैं ना? बोलिए, हम रियल मैथ्स में 1 किलो का मतलब 1000 मानते हैं ना? और आप रिकॉल करिए कंप्यूटर्स में 1 केबी 1024 माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1000 2 की पावर में आता है। जल्दी बताइए, क्या 1000 2 की पावर में आता है? नहीं आता। 1024 2 की पावर में आता है? आता है। तो आपके कंप्यूटर्स, आपके कंपाइलर्स 2 की पावर पे काम करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। इसलिए कंप्यूटर्स हमेशा साइज जो चेक करते हैं या जो डिस्क की साइज आपको मिलती है वो 2 की पावर्स में लाकर देते हैं। क्लियर? आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आज जैसा मैंने कहा बहुत सारे कोड ब्लॉक्स के ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको लग रहा है सर कोड ब्लॉक्स ना यूज करें तो क्या यूज करेंगे, कोड ब्लॉक्स के अलावा कौन सा आईडी यूज करेंगे, तो अगर कोड ब्लॉक्स नहीं करना है तो आपके पास डेव सी प्लस प्लस का ऑप्शन है, आपके पास कोड लाइट है, आपके पास सी फ्री नाम का आईडी अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी है, और आपके पास विजुअल स्टूडियो भी है। बस इन सब के साथ दिक्कत क्या है? इन सब के साथ दिक्कत ये है कि आपको कंपाइलर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डेव सी प्लस प्लस के साथ नहीं है दिक्कत। डेव सी प्लस प्लस भी अपने साथ मिंग डब्ल्यू लाता है, लेकिन बाकियों में आपको कंपाइलर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और कोड ब्लॉक्स में कंपाइलर कॉन्फ़िगर्ड रहता है। कौन सा कंपाइलर? मिंग डब्ल्यू। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? इसलिए हम लोग यूज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में कोड ब्लॉक्स एज एन आईडीई एंड मिंग डब्ल्यू एज द कंपाइलर। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं टर्बो से कोड ब्लॉक्स पे। तो जब हम टर्बो से कोड ब्लॉक्स पे शिफ्ट होंगे तो क्या क्या चीजें हमारे कोड में बदल जाएंगी? एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी बोलिए, स्टार्ट करो। सबसे पहला और बड़ा चेंज, जब आप टर्बो से कोड ब्लॉक्स पे जाएंगे तो कॉनियो डॉट एच का सपोर्ट बंद हो जाएगा। कोड ब्लॉक्स या जीसीसी कॉनियो डॉट एच का सपोर्ट नहीं देते हैं। तो अगर वो कॉनियो डॉट एच नहीं देते हैं तो आप मानते हैं CLRSCR, गेट CH, गेट CHE, गो टू XY, टेक्स्ट कलर जैसे फंक्शंस मिलना बंद हो जाएंगे। अपने सी के बेसिक्स याद करिए, इन सब फंक्शंस को देने का काम कौन करती थी? इन सबको देने का काम करती थी कॉनियो डॉट एच। अब ये सारे फंक्शन आपको सप्लाई होना बंद हो जाएंगे क्योंकि अब कॉनियो डॉट एच अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास दो सॉल्यूशन है। सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन क्या है? प्लीज प्रोवाइड नोट्स ऑन सी। सौरभ, कौन से नोट्स सौरभ? जो मैं पढ़ा रहा हूं स्लाइड्स आपसे सब शेयर होंगी, और जो क्लासरूम में सी हुई है उसके नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, वो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे ग्रुप में। क्योंकि कॉनियो बोरलैंड की हेडर फाइल है कुंदन, कॉनियो हेडर फाइल बोरलैंड की हेडर फाइल है, और बोरलैंड ने नहीं बनाया ना ये कंपाइलर। ओके, गेट CHE, वेरी गुड ध्रुव। गेट CH पता है ध्रुव क्या होता है? गेट CH पता है आपको? जब आप गेट CH यूज करते हैं तो जो कैरेक्टर टाइप करते हैं वो स्क्रीन पे दिखता है कि नहीं दिखता? जो कैरेक्टर टाइप करते हैं वो स्क्रीन पे दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता, नहीं दिखता। अगर आप इसकी जगह यूज करते हैं गेट CHE, ई का फुल फॉर्म होता है इको। ये जो ई आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है इको। तो अगर आप इसे यूज करेंगे तो जो कैरेक्टर यूजर टाइप करेगा वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। आ रही है बात समझ? नहीं, पासवर्ड के लिए यूज नहीं कर सकते इसको। पासवर्ड के लिए तो गेट CH यूज होगा। अगर गेट CHE से आपने पासवर्ड लिया तो सबको पासवर्ड दिख नहीं जाएगा? बताओ। गेट CH से आप पासवर्ड लीजिए, गेट CHE से पासवर्ड नहीं लेते हैं। तो गेट CHE किसका ऑल्टरनेट है?
गेट CHE ऑल्टरनेट है scanf %c का। बताइए scanf से जब आप इनपुट लेते हैं तब भी स्क्रीन पे कैरेक्टर दिखता है ना? जब scanf से इनपुट लेते हैं तो स्क्रीन पे कैरेक्टर दिखता है ना? वही काम आप गेट CHE से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं? ओके, तो अब ये फंक्शंस अगर हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हमें मिलेंगे कैसे? हम इन्हें कैसे यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर? तो इसके मैंने कहा दो ऑप्शंस हैं। कुछ हद तक आपको जीसीसी में इनके ऑल्टरनेट्स मिलेंगे, कुछ हद तक आपको जीसीसी में इनके ऑल्टरनेट्स मिलेंगे। क्या सबके ऑल्टरनेट्स मिलेंगे? चारों पांचों सबके? नहीं, सबके नहीं मिलेंगे, कुछ के ऑल्टरनेट्स मिलेंगे। जैसे क्या CLRSCR का ऑल्टरनेट मिलेगा? हाँ मिलेगा, CLRSCR का ऑल्टरनेट मिलेगा आपको। कैसे? CLRSCR की जगह आप यूज करेंगे एक फंक्शन जिसका नाम होता है सिस्टम, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड पास करते हैं स्क्रीन क्लियर करने का। CLRSCR की जगह आप यूज करेंगे एक फंक्शन जिसका नाम होता है सिस्टम, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड पास करेंगे स्क्रीन क्लियर करने का, राइट? लेकिन नोटिस करिए टेक्स्ट कलर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो बेटर क्या है? बेटर यही है कि हम लोग इन ऑल्टरनेट्स की जगह हमारे प्रोग्राम में, हमारे आईडी में कॉन्फ़िगर कर लें conio.h। अगर conio.h कॉन्फ़िगर कर ली, थोड़ा सा समय लगेगा हमें, 10-1 मिनट लगेंगे conio.h को डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करने में, लेकिन आप मानते हैं आगे की जर्नी आसान हो जाएगी? आप मानते हैं आगे की जर्नी आसान हो जाएगी? आपको कोई नया फंक्शन याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वही कॉनियो जो बोरलैंड में थी, वो आपको सर्विसेज दे देगी जीसीसी के अंदर भी। तो चॉइस आपके पास है। कॉनियो ना यूज करना चाहें तो कुछ हद तक आपको इनके ऑल्टरनेट्स मिलेंगे। मैं बता भी देता हूं आपको किसके ऑल्टरनेट है, किसके नहीं है और उसके ऑल्टरनेट्स का नाम क्या है। और दूसरा तरीका जो हम लोग लेंगे, ऑल्टरनेट्स यूज ना करके हम कॉनियो को ही कॉन्फ़िगर करेंगे। हाँ, ऑटो क्लीन होता है निशिता, कब होता है? जब प्रोग्राम आपका रन होता है। बीच में कैसे ऑटो क्लीन करोगे बताओ? मैं चाहता हूं 2 प्रिंटफ लिखने के बाद स्क्रीन क्लियर हो जाए, फिर अगले 2 प्रिंटफ आए। हो जाएगा निशिता? याद करो, ऑटो क्लीन होता है लेकिन जब प्रोग्राम रन होता है तब। जैसे ही प्रोग्राम लोड होगा स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बीच में स्क्रीन क्लियर करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो उसका ऑल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। तो अगर अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है कोड ब्लॉक्स आईडी में तो आप क्या करेंगे? निशिता ने बिल्कुल सही कहा, कोड ब्लॉक्स आईडी में आपको क्लियर स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे कोड ब्लॉक्स में, वो आपको एक नई विंडो पे आउटपुट दिखाएगा। अपने आप वो आपके लिए एक ब्रांड न्यू कंसोल विंडो लॉन्च करेगा, उस पे आपको आउटपुट नजर आएगा। लेकिन मान लिया प्रोग्राम के स्टार्टिंग में स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाएगी, बट अगर हमें मिड ऑफ द प्रोग्राम में स्क्रीन क्लियर करनी हो तो हमें 4 लाइनों का मैसेज लिखने के बाद स्क्रीन क्लियर करके अगली 4 लाइनें लिखनी है। वो कैसे करेंगे हम लोग? उसके लिए मैंने कहा सॉल्यूशन है, आप यूज करें सिस्टम, जो stdlib.h नाम की हेडर फाइल में अवेलेबल है, और आप सिस्टम को डबल कोट्स में पास करेंगे CLS। ये CLS क्या होता है? आपको याद होगा, ये डॉस का कमांड होता है। ये जो CLS आप देख रहे हैं ना, ये डॉस का कमांड होता है। और CLS का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यस, stdlib.h एक हेडर फाइल है। stdlib.h अपने आप में एक हेडर फाइल का नाम होता है। लास्ट स्लाइड शो करूं? ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड। हो गया नम्रता, आगे बढ़ूं? ये स्लाइड्स आपसे शेयर होंगी, डोंट बॉदर, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा ध्रुव, नहीं हटेगा। कॉनियो से .h कब हटता है? जब आप C++ में जाकर काम करते हो। C++ ने हटाया है, C ने नहीं हटाया है, राइट? कंफ्यूजन दूर हुआ? हम C में काम कर रहे हैं कोड ब्लॉक्स में, और हेडर फाइल से .h C++ का कंपाइलर अलाउ करता है हटाना, C का कंपाइलर नहीं करता। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो मैंने कहा अगर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है, एक तरीका है कि आप यूज कर सकते हैं सिस्टम CLS। ऐसे ही सवाल आता है गेट CH भी तो नहीं है, उसका क्या करें? तो अगर आपको गेट CH नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं आप उसका सपोर्ट लें, तो कोड ब्लॉक्स में या जीसीसी में आपको गेट CH की जगह एक दूसरा ऑल्टरनेट मिलता है। क्या ऑल्टरनेट है? या तो आप सिस्टम फंक्शन को यूज करके वहां पॉज कमांड पास कर दें। अगेन व्हाट इज पॉज? जैसे CLS है वैसे पॉज है, पॉज भी अपने आप में डॉस कमांड है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? कोड ब्लॉक्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, गेट CH नहीं होता,
उसकी जगह होता है अंडरस्कोर गेट ch। आप इसे यूज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए स्क्रीन को पॉज कर देगा। तो इसका मतलब क्लियर स्ट्रिंग का ऑल्टरनेट हो गया सिस्टम cls और गेट ch का ऑल्टरनेट हो गया अंडरस्कोर गेट ch। इतना समझ आया सबको? जल्दी जल्दी बोलिए, इतना समझ आया? आया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम इसे यूज नहीं करेंगे, हम इसकी जगह बेटर है यूज कर लें conio.h, क्योंकि टेक्स्ट कलर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, राइट? इन सबके कोई ऑल्टरनेट नहीं है, गो टू xy का भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो आप याद करके बताइए, ये दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं? टेक्स्ट कलर और गो टू xy इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल हैं। हमारे प्रोजेक्ट में लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा ये हमारे प्रोजेक्ट में कहां लगेंगे। अगर मैं स्क्रीनशॉट्स ओपन करूं हमारे प्रोजेक्ट के कुछ, तो नोटिस करिए, ये जो आपको दिख रहा है आउटपुट येलो कलर में, ये आप मानते हैं ये टेक्स्ट कलर के कारण हो रहा है? हो रहा है। और वो नोटिस करिए, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम मिडल ऑफ द रो पे आ रहा है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम मिडल ऑफ द रो पे आ रहा है। उसको मिडल ऑफ द रो पे किसने भेजा? उसको मिडल ऑफ द रो पे भेजा गो टू xy ने। तो आपको इन कामों के लिए कोई भी सपोर्ट जीसीसी में नहीं मिलेगा जब तक अपन अलग से ऐड ना कर लें conio.h। इसलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए जरूर बता रहा हूं कि हमारे पास conio के ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, बट हम वो ऑल्टरनेट्स यूज नहीं करेंगे, हम conio ही यूज करेंगे। समझ आया? आगे बढ़ा? आगे बढ़ा जाए? यहां तक क्लियर हुआ? राइट। अब आता है dos.h का बात। अगर आपको याद हो तो टर्बो में dos.h एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडर फाइल थी। dos.h आपको डिले नाम का एक फंक्शन देती थी, जिससे आप अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डिले करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिले 1000 लिख देते थे और इसको लूप के अंदर डाल देते थे, तो लूप एक एक सेकंड रुक के चलता था। अगर आप डिले 1000 करते हैं और डिले को लूप के अंदर डाल देते हैं, तो लूप आपका एक एक सेकंड के टाइम गैप पे एग्जीक्यूट होता है। दैट इज द रोल ऑफ डिले। बट अनफॉर्चुनेटली जीसीसी में डिले भी अवेलेबल नहीं है, dos.h भी अवेलेबल नहीं है। तो उसकी जगह क्या अवेलेबल है? उसकी जगह हेडर फाइल का नाम है windows.h। ध्यान दीजिएगा, हेडर फाइल का नाम है windows.h और उसमें फंक्शन कौन सा अवेलेबल है? फंक्शन अवेलेबल है स्लीप। और बहुत ध्यान से देखिए, स्लीप का एस कैपिटल है कि स्मॉल है? स्लीप का एस कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। ध्यान दीजिएगा। यस, नॉर्मली फंक्शन के नाम लोअर केस में होते हैं ना, नॉर्मली फंक्शन के नाम लोअर केस में है, ये एक्सेप्शनल केस है। इस फंक्शन का नाम कैपिटल लेटर्स में है, तो इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल है, स्लीप का एस। पैरामीटर ये भी आपसे वही लेता है जो डिले आपसे लेता है, यानी ये भी आपसे लेता है मिली सेकेंड्स, और उतने मिली सेकेंड के लिए क्या करेगा? उतने मिली सेकेंड के लिए प्रोग्राम को पॉज कर देगा। समझ आया सबको? क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुई कहानी डिफरेंसेस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये आप सबको मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार बताया है। टर्बो कंपाइलर में जो मेन फंक्शन होता है वो वॉइड मेन होता है। होता है? जल्दी बोलिए, होता है? जीसीसी के अंदर जब आप मेन लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंट मेन। जीसीसी से कन्वर्ट कर देता है इनटू इंट मेन। और आप सबको पता है ये इंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इंट रिप्रेजेंट करता है रिटर्न टाइप, राइट? और ये वैल्यू रिटर्न होकर कहां जाती है? ये वैल्यू रिटर्न होकर जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। क्या रिटर्न करते हैं लास्ट में? सभी लोग बताएं। ये तो बेसिक सवाल है सी लैंग्वेज का। लास्ट में रिटर्न करते हैं आप जीरो। जीरो क्या बताता है? जीरो सी प्रोग्रामिंग में बताता है सक्सेस। जीरो बताता है आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ। जीरो के अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है? जीरो के अलावा सेकंड ऑप्शन है, आप लिख दें रिटर्न 1। जीरो के अलावा सेकंड ऑप्शन है, आप लिख दें रिटर्न 1। डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो क्या हम लोग जीसीसी में वॉइड मेन नहीं लिख सकते? क्या इंट मेन कंपलसरी है? लिख सकते हैं। आप जीसीसी में भी वॉइड मेन लिख सकते हैं, बट अगर लिखेंगे तो आपको लास्ट में एक वार्निंग मिलेगी। लास्ट में एक वार्निंग मिलेगी और वहां लिखा हुआ आएगा मेन की रिटर्न टाइप इंट होनी चाहिए। तो बेटर है ना प्रोग्राम में जितनी कम वार्निंग आए उतना अच्छा है। व्हाट डू यू से? प्रोग्राम में जितने कम एरर तो खैर जीरो ही होने चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वार्निंग भी कम से कम आए उतना बेटर है। तो हम लोग वॉइड मेन की जगह
आप चेंज करके लिखा करेंगे इंट में। इट इज प्रेफर टू यूज इंट सौरभ, क्योंकि ये माना जाता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पता लगना चाहिए कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ या आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आई। अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 दीजिए, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ जाए कि प्रोग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं गई। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है, प्रॉब्लम कब जाएगी? प्रॉब्लम जाएगी 2 लेक्चर बाद, जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। तो जब कोड में प्रॉब्लम जाएगी तब हम लोग रिटर्न करेंगे 0 की जगह पर 1। 1 क्या बताता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। 1 बताता है फेलियर। 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके कोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके कोड में फेलियर हो रहा है। 0 क्या बताता है? 0 बताता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल कर सकते हैं ध्रुव टर्बो में, बट टर्बो में ऑप्शनल होता है ना, टर्बो में ऑप्शनल होता है ना, करो नहीं करो कोई वार्निंग तो आती नहीं है। यहां वार्निंग आएगी अगर आप वॉइड मेन करेंगे तो। समझ आया? सर इफ यू डू नॉट रिटर्न एनीथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देन, हाँ जीसीसी अपने आप रिटर्न 0 कर देगा। अगर आप कुछ नहीं रिटर्न करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 रिटर्न हो जाएगा। बट इट्स बेटर फॉर द पॉइंट ऑफ रीडेबिलिटी, आप हमेशा रिटर्न 0 लिखें, ताकि कोई कोड पढ़े तो समझ में आए यहां आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है और सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रहा है। आया समझ? नेक्स्ट चेंज आता है डेटा टाइप्स पे। आपको याद होगा टर्बो कंपाइलर 9 डेटा टाइप्स देता है, याद है ना सबको? टर्बो में 9 डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। ओके, जीसीसी में 13 डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। जीसीसी आपको 13 डेटा टाइप्स अलॉट करता है। ये उन 13 डेटा टाइप्स की लिस्ट है। स्लाइड आपसे मैं शेयर कर लूंगा, आप आराम से स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। प्राइमरीली हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे कोड के अंदर इंट यूज करना होगा, लॉन्ग इंट यूज करना होगा, और फ्लोट और डबल पे हम काम करेंगे। बाकी इतनी सारी जो टाइप है इनकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, बट जीसीसी आपको इतनी सारी वेराइटीज प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है नंबर ऑफ डेटा टाइप्स के अलावा दोनों की डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है, तो गौर से देखिए, 1-on-1 मैपिंग मैंने करी हुई है। जो टर्बो में इंट हुआ करता था वो अब जीसीसी में क्या बन गया है? वो जीसीसी में बन गया है शॉर्ट इंट। टर्बो का इंट कितने बाइट का? टर्बो का इंट 2 बाइट का। तो जीसीसी का शॉर्ट इंट भी 2 ही बाइट का होता है, याद रखिएगा। लेकिन जीसीसी के अंदर जो इंट होता है, आप सबको मैं सी में भी बता चुका हूं, वो 2 बाइट का नहीं होता है, वो होता है 4 बाइट का। जीसीसी का इंटीजर 4 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करने का काम करता है। वही लॉन्ग इंट में आ जाएंगे तो टर्बो में 4 बाइट का हो जाएगा। ऐसे ही टर्बो के अंदर लॉन्ग डबल 10 बाइट का होता है, जीसीसी में लॉन्ग डबल 12 बाइट्स का होता है। टर्बो में लॉन्ग डबल 10 बाइट का है, जीसीसी में ये 12 बाइट का है। और वो कौन सी डेटा टाइप है जो जीसीसी ने दी है, टर्बो ने नहीं दी है? तो एक है लॉन्ग लॉन्ग इंट, एक है अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट। ये डेटा टाइप्स आपको टर्बो पे नहीं मिलती हैं, ये डेटा टाइप आपको मिलती हैं जीसीसी कंपाइलर पे। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर? कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है सर एक स्ट्रिंग नाम की डेटा टाइप भी है। तो स्ट्रिंग नाम की डेटा टाइप जरूर है, लेकिन ये डेटा टाइप C++ ने दी है, और ये डेटा टाइप नहीं है, ये एक क्लास का नाम है। ये जीसीसी कंपाइलर में बिल्ट इन क्लास है, राइट? जीसीसी फॉर C++, जो एक्चुअल में कहलाता है G++। उसके पास है ये क्लास, वहां स्ट्रिंग है। सी लैंग्वेज में आपको ये क्लास नहीं मिलती है, तो यहां क्या यूज करना पड़ेगा? यहां आपको अभी भी यूज करना पड़ेगा कैरेक्टर का एरे। समझ आया? पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? चलिए, ये हुआ डेटा टाइप्स में चेंज। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए, टर्बो पे क्या होगा? आपको याद होगा कैरेक्टर 1 बाइट के होते हैं। फटाफट आंसर दें। कैरेक्टर की साइज 1 बाइट होती है, ठीक है? तो अगर मैंने टर्बो कंपाइलर में इस CH के अंदर ए बी डाला तो टर्बो कंपाइलर मुझे क्या आंसर देगा? शाबाश, बिल्कुल सही, टर्बो मुझे सिर्फ ए देगा। दैट मीन्स अगर मैं इस कोड को टर्बो में चलाता हूं तो मुझे आउटपुट के तौर पे ए नजर आएगा। ये सेम कोड अगर आप जीसीसी पे लेकर जाएं तो आपको जानकर सरप्राइज होगा, जीसीसी आपको राइट से वैल्यू देगा। तो क्या देगा? जीसीसी आपको बी देगा। ठीक है, इसमें चौंकना बिल्कुल नहीं है आपको। क्यों नहीं चौंकना है? क्योंकि सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड ये कहता है कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर डालने चाहिए हमें। सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड कहता है 1 कैरेक्टर डालना चाहिए। अगर आप 1 से ज्यादा कैरेक्टर डालते हैं तो फिर हर कंपाइलर अपने अपने तरीके से उसको हैंडल करता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं
कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे गेस करेंगे आंसर क्या आएगा। आप करिए ही मत गलत काम। आप क्यों कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर डाल रहे हैं? अगर 2 कैरेक्टर डालने हैं तो क्या लेना चाहिए? अगर 2 कैरेक्टर डालने हैं तो आप स्ट्रिंग यूज करिए। उसके लिए कैरेक्टर एरे है, उसके लिए कैर थोड़ी ना है। लेकिन टू कीप इन माइंड, याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे 2 कैरेक्टर देंगे तो ये एक्सट्रीम राइट से कैरेक्टर उठा लेगा और आपको बी देगा। इसी तरह से अगर आप टर्बो में 3 कैरेक्टर डालते हैं टर्बो कंपाइलर में, तो आपको याद होगा एरर आ जाती है। ए नहीं आएगा, एरर आ जाएगी, याद रखिएगा। कोड कंपाइल भी नहीं होगा, प्रोग्राम दे देगा सिंटेक्स एरर। लिखा हुआ क्या आएगा? लिखा हुआ आएगा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स शुड बी 1 और 2 कैरेक्टर लॉन्ग। आपको बोला जाएगा 1 या 2 कैरेक्टर से ज्यादा का कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। जीसीसी कहता है अगर आपने उसको एबीसी दिया तो वो लास्ट से सी उठा लेगा। समझ आया? डिफरेंस क्लियर हुआ? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये। अब बात करते हैं आप इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट सारा यहां पर है, मैं आपको लाइव डेमो इंस्टॉलेशन का दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास कोड ब्लॉक्स अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है, जल्दी बताइए। ऐसे हैं जिनके पास कोड ब्लॉक्स अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है? सभी के पास है? तो मैं कोडिंग पे आ जाऊं? नहीं है? ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से। कोड ब्लॉक्स को कैसे आपको डाउनलोड करना है। एज यूजुअल आप गूगल पे जाकर लिखेंगे कोड ब्लॉक्स डाउनलोड। जब आप लिखेंगे कोड ब्लॉक्स का डाउनलोड तो नोटिस करिए आपको इसका लिंक मिलेगा। कोड ब्लॉक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन 20 है। ध्यान दीजिएगा, कोड ब्लॉक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन 20 है फॉर विंडोज 10, राइट। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट कोड ब्लॉक्स के वर्जन 16 ऑनवर्ड्स किसी भी वर्जन पे काम करेगा। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्जन 20 कुछ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे सही ढंग से इंस्टॉल होकर काम नहीं कर पाता। वर्जन 20 कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे सही ढंग से इंस्टॉल होकर काम नहीं कर पाता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ वर्जन 20 काम नहीं कर रहा है तो आप कोड ब्लॉक्स का वर्जन 16 भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने स्लाइड में उसका लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं कर सकते वर्जन को अपडेट सूर्यांश, आपको अनइंस्टॉल करके नया वर्जन ही डालना पड़ेगा। कोड बॉक्स के 2 वर्जन भी नहीं चलेंगे, ये भी याद रखना। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं 16 और 20 दोनों यूज कर लूं, नहीं चलेगा। या तो 16 यूज करिए या 20 यूज करिए। समझ आ रहा है? ठीक है, तो मैं आपको वर्जन 20 डाउनलोड करना बता दे रहा हूं। आप बाइनरीज पे क्लिक करेंगे डाउनलोड सेक्शन में जाकर। ठीक, अब यहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। आपको कौन सा वाला डाउनलोड करना है? एवरीवन प्लीज वॉच वेरी केयरफुली। इन सब में से आपको जो डाउनलोड करना है वो ये वाला करना है। ठीक है, कौन सा वाला? कोड ब्लॉक्स विद मिंगडब्ल्यू। ठीक है, कोड ब्लॉक्स विद मिंगडब्ल्यू का मतलब समझ रहे हैं? आपको 2 सेटअप्स मिलेंगे, आपको कंपाइलर भी मिलेगा और आपको आईडीई भी मिलेगा। अगर आपने मिंगडब्ल्यू साथ में नहीं करा तो आप मानते हैं मिंगडब्ल्यू अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको मिंगडब्ल्यू अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, विच इज हेल ऑफ द टास्क। अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपका। तो बेटर है आप कोड ब्लॉक्स विद मिंगडब्ल्यू लेकर डाउनलोड कर लें। जब ये लेंगे तो आपको दोनों चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। मैक के लिए भी अवेलेबल है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ये रहा मैक के लिए, राइट। बस मैक के लिए आपको 20 नहीं मिलेगा, मैक के लिए आपको कोड ब्लॉक्स का 13 मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ? जिप फाइल होती है, उसको आपको अनजिप करना पड़ेगा। चलो आगे। अब इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पे ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आप सेटअप को कर देंगे डबल क्लिक। जैसे ही सेटअप को आप डबल क्लिक करेंगे आपके सिस्टम पे कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा और डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ जाएगा। मेरे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट दिख रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए। मेरे डेस्कटॉप पे कोड ब्लॉक्स का शॉर्टकट नजर आ रहा है? आ रहा है, ये रहा। ये शॉर्टकट आपको कोड ब्लॉक्स का आपके डेस्कटॉप पे नजर आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? अब आप इसको लॉन्च कीजिए। ठीक है, कोड ब्लॉक्स आईडी को लॉन्च करिए। जैसे ही आप इसको लॉन्च करेंगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो आएगी। ठीक, और जो विंडो आएगी वो आपसे कंपाइलर चूज करने को बोलेगी। अब मेरे यहाँ कोड ब्लॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे वो विंडो नहीं दिख रही है क्योंकि वो मेरे यहाँ आ चुकी है।
मैं आपको स्लाइड्स में वो विंडो दिखाता हूं जो इंस्टॉल करने के बाद आपको मिलेगी। नोटिस करिए, ये विंडो दिख रही है। जैसे ही आप कोड बॉक्स को स्टार्ट करेंगे, इसमें आ रहा है ऑप्शन कंपाइलर चूज करने का। जल्दी बोलिए, आर यू एबल टू सी दिस विंडो? ये विंडो आपके सामने सबसे पहले आएगी। जैसे ही कोड बॉक्स स्टार्ट करेंगे, आपके सामने ये विंडो आएगी। इस विंडो में कंपाइलर्स की लिस्ट होगी, उसमें से आपको चूज करना है जी। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इस लिस्ट में से आपको चूज करना है जीसीसी। बताता हूं कंपाइलर कैसे चेंज करना है, ठीक है? अगर ये विंडो आप मिस कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते आप इस पे, तो फिर क्या करेंगे आप कंपाइलर कॉन्फ़िगर करने के लिए? फिर गौर से देखिए क्या करना है। फिर कंपाइलर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप जाएंगे सेटिंग्स में। यस यस करते चलिएगा। सेटिंग्स में जाएंगे। यहां तक समझ आया? ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपाइलर। मिल रहा है? मिल रहा है? कंपाइलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंपाइलर पे क्लिक करेंगे, यहां पर एक आपको टैब दिखेगा। लेट मी हाईलाइट दैट टैब ऑल्सो। यहां पर आपको एक टैब दिखेगा। व्हाट इज दैट टैब? दैट टैब इज टूल चेन एग्जीक्यूटेबल। ये टैब देख रहे हैं? टूल चेन एग्जीक्यूटेबल। इस टैब पे आपको जाना है। क्या करना है इस टैब में जाकर? इस टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कंपाइलर डिटेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कंपाइलर डिटेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। दिख रहा है आपको ऑटो डिटेक्ट? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। ऑटो डिटेक्ट देख पा रहे हैं आप? इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही कोड ब्लॉक्स आपके सिस्टम में मिंग डब्ल्यू को डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन कब करेगा मिंग डब्ल्यू को डिटेक्ट, जरा बताओ? जब आपने मिंग डब्ल्यू डाउनलोड करा होगा। अगर आपने कोई और सेटअप डाउनलोड कर लिया तो फिर उसको मिंग डब्ल्यू नहीं मिलेगा और आईडी काम नहीं करेगा। आ रहा है समझ? इसलिए आपको कोड ब्लॉक्स विद मिंग डब्ल्यू करना है ताकि आपको कुछ ना करना पड़े। ऑटो डिटेक्ट करिए, अपने आप कंपाइलर ले लेगा। मेरे यहां दिख रहा है आपको मिंग डब्ल्यू का पाथ? देख रहे हैं आप? मेरे यहां ऑलरेडी इसने मिंग डब्ल्यू को डिटेक्ट कर लिया है, आपके यहां भी कर लेगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में एरर मैसेजेस पोस्ट कर दीजिएगा, टीम आपकी हेल्प कर देगी। हुआ क्लियर? अगर प्रॉब्लम जाती है सेटअप करने में तो एरर मैसेज का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दीजिएगा, टीम विल हेल्प यू आउट। लेकिन वर्जन सही डाउनलोड करना और मिंग डब्ल्यू जरूर उसके साथ डाउनलोड होना चाहिए। समझ आया? आगे बढ़ूं? इतना क्लियर हो गया? आ गया? कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करना, कॉन्फ़िगर करना आ गया सबको? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टास्क। अब आपने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। अब आपको अपना पहला प्रोग्राम बनाना है। कोई भी अदनान, मैं अपनी तरफ से 20 रिकमेंड कर रहा हूं। आप देखो 20 आपके यहां विंडोज 10 पे चल जाता है, बढ़िया। नहीं चलता है तो फिर वर्जन 16 लेना। ठीक है, चले आगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपने आईडी डाउनलोड कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया। अब आप अपना पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं। ध्यान से एक एक स्टेप समझिएगा। प्रोग्राम बनाने के लिए आप जाएंगे सबसे पहले फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में न्यू पे आएंगे। इन सबके स्क्रीनशॉट्स हैं स्लाइड में, है ना? सो डोंट बॉदर, ये सारे स्क्रीनशॉट स्लाइड में हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। ओके, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें प्रैक्टिकल? वेरी गुड। तो आपका सबसे पहला काम होगा फाइल में जाएं। फाइल में जाकर आप न्यू पे क्लिक करें। न्यू में आपको 4-5 ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से आपको चूज करना है प्रोजेक्ट। जब भी कोड ब्लॉक्स में आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आप कहते हैं आप प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। रिमेंबर दिस। तो आप सेलेक्ट करेंगे यहां से प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप मानते हैं कोड ब्लॉक्स बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? कोड ब्लॉक्स बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस में आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। तो वो आपको फोर्ट्रैन का ऑप्शन भी दे रहा है, वो आपको डी का ऑप्शन भी दे रहा है। नोटिस करिए, हमें इनमें से कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंसोल एप्लीकेशन। देख रहे हैं, हमें सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन। कुछ और सेलेक्ट मत कर लीजिएगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो आपके सामने अवेलेबल होगी। नेक्स्ट कर दीजिए इसको।
कोड ब्लॉक्स आपसे पूछ रहा है आप कौन से लैंग्वेज पे काम करना चाह रहे हैं। यहां कंसोल एप्लीकेशन 2 लैंग्वेज में बनती हैं, सी और सी प्लस प्लस। ऑब्वियसली बात है, हमारी चॉइस सी लैंग्वेज है, तो विल सेलेक्ट सी। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब कोड ब्लॉक्स पूछ रहा है प्रोग्राम कहां सेव करना है और प्रोग्राम का नाम क्या रखना है। प्रोग्राम कहां सेव करना है और प्रोग्राम का नाम क्या रखना है। तो ये जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है फोल्डर, यहां पर आप अपना फोल्डर सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैंने करा हुआ है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं। ये 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको, तो आपके सामने ब्राउज की विंडो आ जाएगी। आप किसी भी ड्राइव में जाएं, मान लीजिए मैं ई ड्राइव में आता हूं और अपना एक फोल्डर क्रिएट करने, एक नया फोल्डर। मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं बाय द नेम ऑफ ऑनलाइन सी प्रोजेक्ट बैच। ठीक है, मैंने ये अपना फोल्डर क्रिएट करा, ऑनलाइन सी प्रोजेक्ट बैच। सेलेक्ट करिए इसको। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपका अब ये फोल्डर सेट हो गया। इसका मतलब अब आप जो भी कोडिंग प्रैक्टिकल्स करेंगे, सारे प्रोग्राम कहां जाकर सेव होंगे, जल्दी बोलो। सारे प्रोग्राम जाकर सेव होंगे ई ड्राइव में, उस फोल्डर में जो आपने सेट करा है ना। यहां अपना फोल्डर जरूर बनाइएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहां आपको सी ड्राइव का पाथ दिखेगा। बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर सी ड्राइव का पाथ दिखेगा विंडोज में। पाथ को चेंज करके डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी ड्राइव का फोल्डर ले लें, क्योंकि सी ड्राइव आपको पता होगा विंडोज में एक सेंसिटिव ड्राइव होती है। क्योंकि सी ड्राइव विंडोज में सेंसिटिव होती है, जितना आप उसमें अपनी चीजें कम रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। इसलिए कोशिश करिए अपने प्रोग्राम, अपना प्रोजेक्ट सी ड्राइव में कभी सेव ना करें आप उसे दूसरी ड्राइव में रखें। तो मैंने ई ड्राइव में अपना एक फोल्डर बनाया है। अब पूरे कोर्स में मैं इसी फोल्डर में सारी कोडिंग करा करूंगा। समझ आया? आगे बढ़ू? हाँ, सी ड्राइव में एडमिन नहीं, दूसरी ड्राइव में एडमिनिस्ट्रेटर के राइट की जरूरत नहीं है, बट सी ड्राइव में आपको एडमिनिस्ट्रेटर का राइट चाहिए होगा सेव करते वक्त। ठीक है, अब यहां पर आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दें। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का टाइटल दे रहा हूं फर्स्ट प्रोग्राम। हमारा कोड ब्लॉक्स का पहला कोड है, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का टाइटल है या प्रोजेक्ट का टाइटल है? तो ये हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है। ये प्रोग्राम नहीं बन रहा है, ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो गेस करिए, जब हम अपना रेलवे रिजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो टाइटल क्या डालेंगे? जब हम अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो नए प्रोजेक्ट का टाइटल डालेंगे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। तो हमारा नया प्रोजेक्ट बनेगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर बनेंगे प्रोग्राम्स। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? और कोड ब्लॉक्स में प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन क्या होता है? एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। कोड ब्लॉक्स में प्रोजेक्ट एक्सटेंशन होता है .cbp। सीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीपी का फुल फॉर्म होता है कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट। सीबीपी स्टैंड्स फॉर कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट। राइट, दिस इज द फुल फॉर्म, कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, तो अब आप यहां आएंगे, यहां आकर आपने फर्स्ट प्रोग्राम टाइटल डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहां से भी आप कंपाइलर चूज कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ना करा हो, तो अभी मैंने करा हुआ है तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको एज इट इज रहने दीजिए। गौर करिएगा, ये दोनों चेक बॉक्सेस आपके ऑन रहने चाहिए। ठीक है, इनका क्या पर्पस है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इतना याद रखना, ये दोनों चेक बॉक्सेस ऑन रहने चाहिए। समझ रहे हैं? यस और नो? ये दोनों चेक बॉक्सेस ऑन आपको रखने हैं। ठीक है, बस इसके बाद आप फिनिश कर दीजिए। जैसे ही इतना करने के बाद आप फिनिश करेंगे, कोड ब्लॉक्स आपको, नोटिस करिएगा, बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट का स्केलेटन दे देगा। तो मैंने फिनिश कर दिया। आप नोटिस करिए, आपको सोर्सेज में main.c नाम की फाइल मिल रही है और उसके अंदर बेसिक कोड प्रोग्राम कोड ब्लॉक्स की तरफ से मिल रहा है, विच इज जस्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये अपने आप आईडी में आया है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। इतना भी समझ आया सबको? फटाफट बोलिए, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपको इसको रन करना है। कोड ब्लॉक्स में प्रोग्राम रन करने के लिए आप टर्बो वाली चीजें यूज नहीं कर सकते हैं, ऑल्ट F9 और कंट्रोल F9, ये सब नहीं होता है। कोड ब्लॉक्स में मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम कंपाइल करने को कंपाइल करना नहीं बोलते, कोड ब्लॉक्स में कंपाइल करने को बिल्ड करना बोलते हैं। ये कोड ब्लॉक्स की इंग्लिश है। तो यहां रादर देन सेइंग प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है,
हम बोलते हैं प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है। ओके, और प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने को कोड ब्लॉक्स में बोलते हैं रन होना। ठीक है, ये जो बिल्ड करना है ये आप गौर से देखिए इस वाले बटन से होता है। बताइए जरा कौन सा बटन हाईलाइट करा है मैंने? येलो कलर का व्हील। वो येलो कलर का व्हील दिख रहा है आपको? वो आपके प्रोग्राम का कंपाइलेशन करेगा, राइट? और अगर आपको प्रोग्राम रन करना है तो उसके पास में आपको ग्रीन कलर का प्ले बटन दिख रहा है, उसके पास में आपको ग्रीन कलर का प्ले बटन दिख रहा है, वो आपके प्रोग्राम को रन करेगा। हालांकि इनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूं। अभी आप माउस वाला तरीका देख लीजिए। माउस वाले तरीके में व्हील है कंपाइलेशन के लिए और ग्रीन वाला बटन है एग्जीक्यूशन के लिए। और अगर आपको लगता है एक ही बार में दोनों हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपको बिल्ड प्लस रन एक ही बार में करना है तो गौर से देखें, ऊपर के मेन्यू बार में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, ये दोनों कर देगा, बिल्ड भी कर देगा, रन भी कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, आप रन करोगे बिल्ड अपने आप हो जाएगा सौरभ, लेकिन तब जब आप बिल्ड और रन एक साथ करो। अगर डायरेक्ट रन करोगे तो बिल्ड नहीं होगा। समझ आ रहा है? यस, वो दोनों का कॉम्बो है। उसको क्लिक करेंगे तो बिल्ड भी होगा, रन भी होगा। ठीक है, तो अब अपन इसको क्लिक करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमें इसके चाहिए तो नोटिस करिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल रहे हैं। ये रहा कीबोर्ड शॉर्टकट्स की लिस्ट। अगर आपको सिर्फ कंपाइल करना है तो कंट्रोल F10, अगर आपको बिल्ड और रन दोनों करना है तो आप F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करते ही आपका प्रोग्राम डायरेक्टली रन हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए, तो अब मैं इस शॉर्टकट को यूज करा करूंगा हमेशा। मैं इस वाले शॉर्टकट को यूज करूंगा। डीबग बताऊंगा आगे। निश्चिता, डीबग की कहानी लंबी है, वो पढ़ेंगे अपन लास्ट में जब प्रोजेक्ट को ट्रेस करेंगे। अब इसके बाद आप क्लिक करिए इस बटन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे कोड ब्लॉक्स आपके सामने ऑटोमेटिकली अपनी कंसोल विंडो लॉन्च कर देगा और कंसोल पे आपको आउटपुट दिख जाएगा विच इज हेलो वर्ल्ड। समझ आया? तो नोटिस करिए स्क्रीन क्लियर हो गई। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। हो गई। स्क्रीन अपने आप पॉज भी हो गई, वो भी उसने अपने आप कर दिया, आपको वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब अगर आप अपना मैसेज बदलते हैं, हेलो वर्ल्ड की जगह आप लिखते हैं आई एम लर्निंग कोड ब्लॉक्स, तो बताइए वो जो पिछला मैसेज था वो रहेगा कि हट जाएगा? फटाफट बोलिए, वो रहेगा कि हट जाएगा? हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोड रन करोगे तो आईडी आपके लिए फ्रेश विंडो लॉन्च करेगा, तो पुराना आउटपुट इरेज हो जाएगा। इतना समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ये आपने एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा अगला स्टेप। अब मैं चाहता हूं मैं इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और प्रोग्राम बनाऊं। एग्जीक्यूशन टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम, इसमें इनपुट विनपुट में कितना समय लगा वो सब इंक्लूडेड होते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक प्रोग्राम को कितना टाइम लगा वो आपको कोड ब्लॉक्स बताता है। ठीक है, ये एक्चुअल टाइम है आपके प्रोग्राम का। कोई दिक्कत नहीं विकास, आउटपुट विंडो को आप क्रॉस से भी बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं तो नीचे देखिए आपको एक वार्निंग मिलती है, रेड कलर में मिल रही है। ऐसा करिएगा मत, जनरली बंद करिएगा एंटर प्रेस करके। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ, कोड ब्लॉक्स को लॉन्च करिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज होगी मैं सब बताऊंगा आपको, अभी कुछ मत करिएगा। अभी वर्जन 20 में कुछ मत करिएगा। फॉन्ट साइज वगैरह आपने चेंज कर दी तो आईडी का ग्राफिक वाला इफेक्ट बदल जाएगा। ठीक है, पहले आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको फॉन्ट साइज चेंज करना बताता हूं। ठीक, आगे बढ़ूं? चलिए, आप ध्यान से सुनिए आज का अगला टास्क। आज का अगला टास्क है, अब हमें एक नया प्रोग्राम इसी आईडी के अंदर लॉन्च, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है। आप बताइए, जब हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाएंगे तो उसमें आपने अगर वेबिनार अटेंड कराओ तो एक ट्रेन का मॉड्यूल होगा, एक टिकट का मॉड्यूल होगा। सबकी .c फाइल अलग अलग होगी कि नहीं? जल्दी बताइए, सबकी .c फाइल अलग अलग होगी। तो हम नया प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, हम प्रोजेक्ट में नई फाइल ऐड करेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक नया प्रोग्राम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कैसे आप ऐड करते हैं।
आपके पास एक प्रोग्राम तो है, अब आपको एक और प्रोग्राम बनाना है। इस बार क्या बनाना है? इस बार इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है। तो मैं चाहता हूं मैं इवन ऑड का एक प्रोग्राम अलग से बनाऊं, उसे इसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा। आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में न्यू में जाएंगे और इस बार प्रोजेक्ट नहीं चूज करेंगे, इस बार चूज करेंगे फाइल। इस बार प्रोजेक्ट चूज नहीं करेंगे, इस बार फाइल चूज करेंगे। फाइल जैसे ही चूज करेंगे आपके सामने एक विंडो आएगी। इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे CC++ सोर्स, क्योंकि आप जो बनाने जा रहे हैं वो हेडर फाइल नहीं है, वो सोर्स फाइल है। तो आप लिखेंगे CC++ सोर्स, वो पे क्लिक करेंगे। सेम विंडोज आएंगी जो पहले आई थी। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। लैंग्वेज पूछी जाएगी, सी चूज कर लीजिए। अब पूछा जाएगा प्रोग्राम का नाम क्या देना है, तो यहां क्लिक करेंगे आप। सेम लोकेशन ओपन होगी जो आपने अभी अभी सेट करी है। जैसे मैंने ई ड्राइव में सेट करा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये हो गया। और यहां आप अपने प्रोग्राम का नाम दे दें। मैंने प्रोग्राम का नाम दिया इवन ऑड। एक्सटेंशन अपने आप लग जाएगा। इवन ऑड पे एक्सटेंशन अपने आप लग जाएगा। कौन सा एक्सटेंशन? जल्दी बोलिए। .c। आपको नहीं लगाना, वो अपने आप आ जाएगा। आप सिर्फ यहां इवन ऑड लिखें। नहीं, CBP गलत है स्वाति। CBP प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है। क्या हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या एक नई फाइल बना रहे हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या एक नई फाइल बना रहे हैं? हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या एक नई फाइल बना रहे हैं? फाइल बना रहे हैं ना, तो CBP क्यों होगा? .c होगा ना एक्सटेंशन। तो आप यहां इवन ऑड लिखेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अगली विंडो में याद से दोनों चेक बॉक्सेस ऑन करने हैं। याद है ना, ये दोनों चेक बॉक्सेस ऑन होने चाहिए। डीबग, रिलीज, इनका पर्पस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या है। इसके बाद फिनिश कर दीजिए। तो नोटिस करिए इवन ऑड .c आ गया। आ गया। अब हमें इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है। आप देखिए आपको कोड ब्लॉक्स का ऑटो कंप्लीट दिखेगा। कोड ब्लॉक्स का ऑटो कंप्लीट। तो मैंने कहा हैश, तो चेक करिए इसने हैश से शुरू होने वाले सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बता दिए। फिर मैंने कहा हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio, std से शुरू होने वाली सारी हेडर फाइल्स आ गई। ऐसा टर्बो में दिखता था? नहीं दिखता था। इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट। इसको ऑटो कंप्लीट भी बोलते हैं। और अगर आप जावा वगैरह के बैकग्राउंड से हैं तो इसको कहा जाता है इंटेलिसेंस। ये जो आप देख रहे हैं इसको इंटेलिसेंस भी बुलाते हैं या इसको ऑटो कंप्लीट भी बुलाते हैं। आप जो चाहें इसका नाम दे सकते हैं। ये दोनों फीचर, इंटेलिसेंस या ऑटो कंप्लीट। तो अपन आते हैं वापस। यहां लिखा मैंने stdio.h। ठीक है, ये मैंने एक हेडर फाइल यूज करी। कॉनियो है? नहीं है, कॉनियो अवेलेबल नहीं है। वो अलग से हम करेंगे ऐड अगले लेक्चर में। आज आप पहले इतना कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है आज ज्यादा हो रहा है बहुत, है ना। पहले इतना कर लो, फिर मैं आपको कॉनियो ऐड करना बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चलेगा नहीं। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ, सैटरडे अपन फिर कॉनियो वगैरह ऐड करेंगे। ज्यादा नहीं हुआ, समझ आ रहा है? ठीक है, आज ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आप लिखेंगे इंट मेन। ठीक, ये लिखा आपने। इंट मेन के अंदर आप लिखेंगे इंटीजर a कॉमा, सॉरी आपको इवन ऑड बनाना है तो इंटीजर a। यहां लिखेंगे आप printf। आप नोटिस करिए printf का पूरा सिंटेक्स दिख रहा है, नजर आ रहा है। printf कितने आर्गुमेंट लेता है, क्या करता है, ये सब आपको यहां बताया जा रहा है। डबल कोट्स ऑन, यहां आप लिखेंगे एंटर एन इंटीजर। ठीक, सेमीकोलन फॉलोड बाय scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ a। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखेंगे इफ में आप डालेंगे अपनी कंडीशन a मॉडुलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो printf में आपने लिख दिया इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो printf में आपने लिख दिया ऑड नंबर। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लिखेंगे? स्क्रीन स्लो चल रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसको पढ़ा के ऑफ कर देता हूं, फिर हम सैटरडे लेंगे। लास्ट में लिखेंगे अपन रिटर्न 0। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर से सुनिए।
अब आप जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे आपको कोड ब्लॉक्स की एक बहुत पॉपुलर एरर मिलेगी। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे आपको कोड ब्लॉक्स की एक बहुत पॉपुलर एरर मिलेगी। एरर में क्या लिखा होगा? एरर में लिखा होगा मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ मेन। कोड ब्लॉक्स आपको बोलेगा आपके प्रोग्राम में या आपके प्रोजेक्ट में 2 मेन है। तो दिमाग दौड़ाइए, हमारे प्रोजेक्ट में 2 .c फाइल हैं। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। हमारे प्रोजेक्ट में 2 .c फाइल हैं और नोटिस करिए कोइंसिडेंटली दोनों में एक एक मेन है ना, दोनों में एक एक मेन है। ध्यान से देखिए, main.c में भी एक मेन है और even.c में भी एक मेन है। अब आपने अगर even.c को रन करा तो आ जाएगी एरर, क्योंकि कोड ब्लॉक्स को समझ नहीं आएगा कि 2 मेन एक साथ कैसे हैंडल होंगे। जैसे ही आप रन करेंगे आपके स्क्रीन पे एरर आएगी। और पढ़िए ध्यान से, अगर आप नीचे एरर मैसेज पढ़ पा रहे हो तो एरर मैसेज में साफ एक लाइन लिखी हुई आ रही है। आई होप आपके पढ़ने में वो लाइन आ रही हो। पढ़ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, पढ़ पा रहे हैं? आपको क्लियरली बताया जा रहा है आपके प्रोजेक्ट में मेन की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। आपको ये एरर मैसेज स्क्रीन पे मिलेगा। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास 2 .c फाइल हैं और हमने दोनों में रखा हुआ है एक एक मेन। अब क्या करा जाए? अब आपको एक .c फाइल हटानी होगी। कहां से हटानी होगी? सिर्फ आईडी के अंदर से। क्या वाकई में ये फाइल डिलीट हो जाएगी हार्ड डिस्क से भी? नहीं, ये सिर्फ आईडीई के अंदर से हट जाएगी। हम दोबारा ला पाएंगे इसको? बिल्कुल दोबारा ला पाएंगे। इसे हम परमानेंट डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ आईडी के अंदर से हटाएंगे। वो कैसे हटाना है? आईडी के अंदर से कैसे हटेगी ये? तो इसके लिए आप अपनी फाइल सेलेक्ट करिए। कौन सी हटानी है बताइए? हमें कौन सी हटानी है? main.c हटानी है कि even.c हटानी है? वेरी गुड, हमें main.c हटानी है। तो आप main.c को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और इसमें गौर करिए रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। इसमें रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। यस, सेलेक्ट कर लीजिए रिमूव फाइल फ्रॉम प्रोजेक्ट। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे आप, ये फाइल डिलीट हो जाएगी, यहां से हट गई। अब कितने मेन रह गए? अब एक मेन रह गया। क्या नाम है उस एक मेन का? वो हमारे even.c के अंदर अवेलेबल है और उसका नाम है int main। अब रन करेंगे तो क्या होगा? अब रन करेंगे प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाएगा। प्रोग्राम आपसे इंटीजर मांग रहा है, मैंने प्रोवाइड करा 4, बता देगा आउटपुट में 4 इज इवन। फिर रन करा, मैंने प्रोवाइड करा 5, बता देगा 5 इज ऑड। आया समझ? कोड ब्लॉक्स यूज करना समझ आया? ठीक है, अब इतना आप लोग ट्राई करो, कॉन्फ़िगर करो कोड ब्लॉक्स। आपके पास 2 दिन का समय है। अपन सैटरडे मिलेंगे। कितने बजे है क्लास? नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपकी है सैटरडे 9 AM। डोंट फॉरगेट। ठीक है, टाइम इस बार सुबह है, शाम को नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइम आपका सुबह है, मॉर्निंग 9 AM। बिल्कुल कर दूंगा मैं, धीरे धीरे बढ़ा दूंगा आवर्स, आप चिंता मत करें। धीरे धीरे आवर्स बढ़ा दूंगा मैं। आप पहले आईडी कॉन्फ़िगर तो करिए। स्लाइड आपसे शेयर हो जाएगी। ओके, कोर्स का ड्यूरेशन या जो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा वो 1 to 1.5 मंथ्स में, मतलब जनवरी एंड तक मान लीजिए। ठीक है, सैटरडे संडे नाइट में नहीं हो सकता है, बात करनी पड़ेगी बैचेस से। आप अभी तो सैटरडे सुबह आइए 9 बजे। ठीक, चलिए, तो सैटरडे फिलहाल मॉर्निंग 9 AM। ओके, हाँ, प्रोजेक्ट पूरा ऑनलाइन होगा। कंप्लीट प्रोजेक्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। ओके, स्लाइड्स में आपसे शेयर कर दूंगा आज। अभी ग्रुप में स्लाइड 10 मिनट बाद शेयर हो जाएगी। ठीक, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं सैटरडे 9 AM।